प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। कई बुक्स में इस टॉपिक को एटॉमिक साइज़ के नाम से भी डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, एटॉमिक रेडियस का सीधा सा मतलब अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द एटम। अब रेडियस ऑफ द एटम आप कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियर के चारों तरफ ये सेल्स हैं। क्या है ये? आपकी सेल्स हैं। ठीक है, अब इन सेल्स में जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर की सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये आपकी आउटर मोस्ट सेल है और यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पर आपका ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को आप एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो ये डेफिनीशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस डेफिनीशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और डी ब्रॉगली इक्वेशन या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के आने के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आपका जो है ये सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये वेव है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो देखिए बस कुछ समय तो ये ऐसे मूव करेगा। देखिए, वेव है तो ये कैसे मूव करेगा? इस तरह से। इस तरह से, ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वो इस तरह से मूवमेंट दिखाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, सपोज इस जगह है वेव में, तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा आपका यहाँ से लेके न्यूक्लियस की डिस्टेंस। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन इस जगह है तो आपका रेडियस हो जाएगा ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस। तो ये वाला जो एटॉमिक रेडियस है ये ज़्यादा है और ये वाला एटॉमिक रेडियस ये आपका कम आएगा, जो कि एक ही एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो इसलिए इसकी ये डेफिनेशन की डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो सही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब हम एटॉमिक रेडियस को मेज़र कैसे करें? तो देखिए, एटम छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस और भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन तो और भी ज़्यादा छोटा है। तो अब एटॉमिक रेडियस को हम फ्री स्टेट में मेज़र नहीं करेंगे। अब हम एटॉमिक रेडियस को मेज़र करेंगे बॉन्डेड स्टेट में या इंटरेक्शन स्टेज में। किस स्टेज में एटॉमिक रेडियस का मेज़रमेंट हम किस स्टेज में कर सकते हैं? मेज़रमेंट इन bonded or interaction state। तो हम एटॉमिक रेडियस का मेज़रमेंट बॉन्डेड या इंटरेक्शन स्टेज में कर सकते हैं। तो बॉन्डेड स्टेज या इंटरेक्शन स्टेट में हमको
अलग अलग तरह की एटॉमिक रेडियस मिलेंगी, जिसमें से पहला है हमारा नंबर 1 कोवैलेंट रेडियस। कौन सी है पहली हमारी? कोवैलेंट रेडियस। अब कोवैलेंट रेडियस को समझने के लिए आप थोड़ा सा अपने 10th में जाइए। आपने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, जिनमें एक केमिकल बॉन्ड आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दो एटम आपस में पास पास आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो सपोज कीजिए आपका एक एटम ये है, ठीक, सपोज ये एटम ए है आपका। दूसरा एटम ये रहा, इसका ये न्यूक्लियस है। मान लिया थोड़ी देर के लिए ये भी ए है। तो यहाँ पर जहाँ ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहीं पर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और यहीं पर आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। यहीं पर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो इस एटम का न्यूक्लियस है, ये वाला, ये देखिए, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये, और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, चूंकि यहाँ पर एटम ए और एटम ए, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लिखेंगे DAA। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। बॉन्डेड स्टेज में हम इसको आराम से मेज़र कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा कोवैलेंट रेडियस का फंडा निकलता है कि हमारा कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा DAA बाई 2। DAA बाई 2। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा DAA है, यही तो हमारी कोवैलेंट बॉन्ड की पूरी लेंथ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया हमारा? कोवैलेंट रेडियस आ गया बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब ये तो वो केस लिया कि जब हमारे दोनों एटम सेम है, या इसमें दोनों एटम हमारे सेम थे। अगर हमारे दोनों एटम डिफरेंट हो जाएं तब क्या होगा? तब हम कोवैलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? किस तरह से हम निकालेंगे कोवैलेंट रेडियस? देखिए, अगर हमारे एटम डिफरेंट होंगे तो दो तरह के केस हमारे सामने आ सकते हैं। पहला केस आएगा हमारा स्मॉल a करके, फर्स्ट केस, कि जो दो एटम एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डरिए नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसी चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली निगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली निगेटिव, यानी किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रिकली निगेटिव होने की एक टेंडेंसी होती है, उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अब सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सपोज ये जैसे क्लोरीन है, इसको आप हमेशा किस फॉर्म में देखते हैं? Cl-, यानी क्लोरीन एटम में एक टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। बात समझ में आई? क्लोरीन के अंदर एक इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और
क्लोराइड नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दिस क्लोरीन एटम हैज़ ए टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। उसका अपना अलग तरह से मेजरमेंट होता है, जिसको आप इसी चैप्टर में आगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना समझिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टेंडेंसी है टू बी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की या अट्रैक्ट करने की पावर क्या है और कितनी है। तो अगर दोनों एटम हमारे डिफरेंट हैं तो दो तरह के केस हो सकते हैं। पहला केस है इफ़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ सेम, यानी जो दो एटम हमारे कंबाइन हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी हो, सेम हो। यानी एक एटम हमारा ये है और दूसरा एटम हमारा ये है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो यानी ये जो डिस्टेंस आई अब हमारी ये, इसको अब हम कहेंगे DAB। तो हमारा DAB चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो हमारा DAB बराबर हो जाएगा RA प्लस RB, यानी इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस निकालना हो तो इसी को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इसी को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इसका कोवेलेंट रेडियस निकल आएगा। दूसरा केस हमारे पास आ सकता है अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इफ़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ डिफरेंट, इफ़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ डिफरेंट, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है तो उस केस में ऐसे बॉन्डिंग होगी। देखिए सपोज ये हमारा A है, ये A का न्यूक्लियस हमारा हो गया। अब इसी के साथ हमारा ये B है, ये B का न्यूक्लियस हो गया और ये इनके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई और कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये हो गया A, ये हो गया B। अब इस केस में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन B, यानी A का टेंडेंसी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होने का ज़्यादा है बनिस्बत B के, यानी A इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक, तो अब इस केस में ये जो डिस्टेंस है हमारी ये DAB, अब ये कैसे निकलेगी, अब ये निकलेगी हमारी DAB इज़ इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.9 इंटू चाई A माइनस चाई B। देखिए चाई A और चाई B क्या है, चाई A ये x की तरह आपको दिख रहा होगा, ये x नहीं चाई है। चाई होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाई A क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A, और चाई B क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B। क्लियर? तो इस फार्मूले से हम DAB निकाल सकते हैं और हमको पता है कि कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू DAA, जो यहाँ हो जाएगा DAB और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो इस तरह से हम कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली कोवेलेंट रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा तरीका तो यह है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए आगे अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। कोवेलेंट रेडियस के बाद जो दूसरा तरीका है मेज़र करने का एटॉमिक रेडियस को, वो है हमारा, उसका नाम है हमारा वांडर वाल
रेडियस। आपने पढ़ा होगा वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में। वान डेर वाल फोर्सेस हमारे कहाँ काम करते हैं? याद आ रहा है, 10th में पढ़ा होगा आपने कि वान डेर वाल फोर्सेस हमारे कहाँ काम करते हैं? ये हमारे काम करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में। यानी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है विदाउट एनी बॉन्ड। किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं होता है। जैसे कोवेलेंट रेडियस में आपने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड बाकायदे बनता है बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बीच में। इस केस में वान डेर वाल फोर्सेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, लेकिन उनके बीच में किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो एक केस ले लेते हैं जिसके जरिए हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है H2 का, और उससे थोड़ी दूर पर मान लिया एक ये मॉलिक्यूल है H2 का ही। अब चूंकि दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो अब ये इस H2 मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस, ये इस H2 मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो आया हमारा, ये जो डिस्टेंस आया हमारा, इसको हम कहेंगे DH2H2 इस केस में कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। तो इस केस में अगर हम वान डेर वाल रेडियस निकालना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे RVW, रेडियस वान डेर वाल। RVW का मतलब रेडियस वान डेर वाल। रेडियस कौन सी? एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस वान डेर वाल ये हमारा बराबर हो जाएगा DH2H2, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक, बात समझ में आई? अब जरा थोड़ा सा यहीं अपना ब्रेन और अप्लाई करिए। जरा देखिए, जब कोवेलेंट रेडियस मेजर कर रहे थे तो एटम्स के बीच में बाकायदे बीच में बॉन्ड बन गया था। यानी दो एटम्स जिनका एटॉमिक रेडियस आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो एक दूसरे के इतने करीब आए कि उन्होंने बीच में यहाँ बॉन्ड बनाया है। यानी इनके बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। वहीं वान डेर वाल रेडियस में देखिए बाकायदे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, क्योंकि इनके बीच में किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं है। यानी ये जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना। तो इस हिसाब से वान डेर वाल रेडियस जो कि आपकी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ है, ये आपका कोवेलेंट रेडियस से काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि R वान डेर वाल, यानी वान डेर वाल रेडियस इज़ ग्रेटर दैन R कोवेलेंट। यानी कोवेलेंट रेडियस के मुकाबले आपकी वान डेर वाल रेडियस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक अच्छी सी रिलेशनशिप आपने समझ ली है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा मेटालिक रेडियस। क्या है हमारा? मेटालिक रेडियस, तीसरा नंबर।
नंबर 3 मेटालिक रेडियस। देखिए मेटल शीट्स में जो मेटल के एटम होते हैं, मेटल्स में देखिए, इसके पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? आपकी टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली निगेटिव। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। बात समझ में आई? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुई? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी? टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। जैसे आपका ये सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसके अंदर एक इनहेरेंट टेंडेंसी है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, 10th में इतना आप पढ़ चुके हैं। तो यानी सोडियम एटम में एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। इसी वजह से कहा जाता है कि सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई है। बात समझ में आई? तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अब जरा मेटल शीट के बारे में सोचिए। सोडियम की या सपोज मैग्नीशियम की एक शीट है आपके पास, उस मैग्नीशियम की शीट हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती है। क्यों मिलती है? कि उस शीट के अंदर जो मैग्नीशियम एटम है वो अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अब जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो मैग्नीशियम का एटम जो होता है न्यूट्रल, वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में। अब मैग्नीशियम के एटम्स ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम आयन के बीच में, जैसे यहाँ सोडियम आयन और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन अब शीट के अंदर बन जाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और ये आयन पॉजिटिवली चार्ज, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है जिसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, सपोज हम एक मेटल शीट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा करते हैं। ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, ये चौथा एटम हो गया। इसी तरह से इस मेटल की शीट में एटम्स एक दूसरे से कंजस्टेड फॉर्म में लगे हुए हैं। इन सब एटम्स ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक दूसरे से सब पैच्ड हैं। ठीक, अब होगा क्या? सपोज ये एक एटम है और ये एक एटम है। अब इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो रेड पेन से आपको दिख रहा होगा, दिखा? ये जो डिस्टेंस है इसी से हम मेटालिक रेडियस को डिफाइन करेंगे। सपोज ये हमारा D आया, तो हमारा R मेटालिक इज इक्वल टू D/2। R मेटालिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D/2। तो अब यहाँ से फिर अंदाज़ा लगाइए कि देखिए सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस मिली वो कहाँ मिली आपको? वान डर वाल में, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में थी। अब उससे कम आपको यहाँ पर डिस्टेंस मिल रही है क्योंकि ये आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस है। और सबसे कम डिस्टेंस अभी तक आपको न्यूक्लियस के बीच मिल रही है कोवेलेंट के केस में, जहाँ पर एटम्स एक दूसरे के पास पास आ गए और क्लोजली बॉन्डेड हो गए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि R वान डर वाल इज ग्रेटर देन R मेटालिक इज ग्रेटर देन R कोवेलेंट। ये चीज़ कई बार कंपटीशंस में आ चुकी है, ये ऑर्डर, इसीलिए इसको इतना डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है।
तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो मेटालिक रेडियस होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली रेडियस पे आते हैं जिसको हम कहते हैं आयोनिक रेडियस। फोर्थ है हमारा आयोनिक रेडियस। क्या है? आयोनिक रेडियस। अब देखिए, जैसे एटम के लिए एटॉमिक रेडियस होता है, वैसे ही आयन के लिए आयनिक रेडियस हो जाएगा। कि सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारा कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है जिसका आउटर मोस्ट सेल ये है, तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी को हम आयनिक रेडियस कहेंगे। अब आयन्स हमारे दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है हमारा एनायन। एनायन कौन होता है? निगेटिवली चार्ज्ड। जैसे हमारे पास, और दूसरा होता है हमारा कैटायन। कैटायन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैटायन हमारा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ध्यान दीजिए, ये सोडियम न्यूट्रल एटम सोडियम कैटायन में बदला, ये रहा कैटायन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और साथ में इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब जो इस कैटायन में इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वो बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, यानी कैटायन का साइज कम हो जाता है। यानी कैटायन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से कम हो जाता है। वहीं एनायन को जरा देखिए, जैसे क्लोरीन है ये। अब ये क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये Cl- में कन्वर्ट होगा, और जब ये Cl- में कन्वर्ट हुआ तो देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिला। तो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और अंदर जो क्लोरीन में पहले से इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है और ये बाहर सेल्स हैं, और इन सेल्स में आके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया और तब ये एनायन में कन्वर्ट हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इस जगह पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है उनके बीच में रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन की वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा, तो साइज़ बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एनायन का साइज किसका? एनायन का ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम, ठीक। और साइज किसका? कैटायन का लेस देन न्यूट्रल एटम। बोल सकते हैं कि नहीं? यानी अब अगर तीनों को कंपेयर करें तो एनायन का साइज सबसे ज़्यादा, उसके बाद न्यूट्रल एटम का, उसके बाद कैटायन का। कह सकते हैं कि नहीं ये चीज़? अब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद कर लो, ANC, यानी A फॉर एनायन, N फॉर न्यूट्रल एटम, C फॉर कैटायन। ये इनका साइज का ऑर्डर हो गया। बात समझ में आई? अब इसी आयनिक रेडियस पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात समझ में आई? आयनिक रेडियस को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। आयनिक रेडियस आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आयनिक रेडियस आपका, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड है, क्या चीज़? ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में कैसा रहता है। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसा रहता है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके ट्रेंड को। देखिए, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अगर जाएंगे तो अलोंग ए पीरियड। अब अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा, अब से पीरियोडिक टेबल के जितने भी डिस्कशन हो उसमें आपके पास जो केमिस्ट्री की बुक है
उसमें पीरियोडिक टेबल कहीं ना कहीं बनी होगी, तो पीरियोडिक टेबल को सामने खोल के तब आप रखें और उसके बाद वीडियो को देखें, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और इवन वीडियो को एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, तो अलोंग ए पीरियड जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, अलोंग ए पीरियड जब मूव करेंगे तो हमारा जो आयनिक रेडियस है, IR मीन्स आयनिक रेडियस, ये कम होता है। क्यों कम होता है? देखिए, अलोंग ए पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आपको समझाया है, अच्छे से पढ़ाया है। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से उस वीडियो को देख लें, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट को भी समझ लें। वीडियो पढ़ चुकी हैं इसी चैनल पे, उनको देखते हुए आएँ। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है इसीलिए कि किस सीक्वेंस में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। तो देखिए, अलोंग ए पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाता है। तो जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है, और जब ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खिंचाव महसूस करेगा न्यूक्लियस की तरफ तो उसका साइज़ या उसका रेडियस कम होता जाएगा। इसी तरह से ग्रुप में अगर आए आप, ग्रुप में अगर आते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और जब इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन की वजह से यानी कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपका एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाता है, यानी आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। बट ये दोनों चीज़ें आयंस के केस में तब सही होंगी इफ़ चार्ज इज़ सेम। अगर चार्ज आयंस पर सेम है तब ये चीज़ आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर चार्ज डिफरेंट है तो फिर ये जनरलाइजेशन आपको सही रिजल्ट तक नहीं पहुंचाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आयनिक रेडियस पे, ज़रा कंपटीशंस में उसको भी देख लेते हैं। कंपटीशंस में अभी तक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। किस पर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी स्पीसीज या आयन जिसको भी आप देख रहे हैं। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के आपको साइज को कंपेयर करना हो तो वहाँ पर आप ये रूल लगा देंगे सीधे सीधे, साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड क्या है आपका? एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। भाई एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी एटॉमिक नंबर ही न्यूक्लियस का चार्ज है। इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले आ चुका है ये। सपोज़ आपके पास O2 माइनस N3 माइनस F माइनस Na पॉजिटिव, ठीक, और Mg2 पॉजिटिव, ये एक प्रॉब्लम दी गई है। ठीक, ये एक प्रॉब्लम आपको दी गई है। अब इसमें ज़रा देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन O2 माइनस में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए, ऑक्सीजन न्यूट्रल होता तो उसका एटॉमिक नंबर है 8, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन होते 8, और चूंकि 2 निगेटिव चार्ज आ गए इस ये,
तो इसका मतलब न्यूट्रल एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तब ये O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ होगा। यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आए, तो टोटल O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने लिखा 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये। इसी तरह से आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 3 नेगेटिव चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन आए इस पर, यानी इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड आयन पे आइए तो फ्लोरीन का न्यूट्रल का एटॉमिक नंबर 9 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिला, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी Na पॉजिटिव पे आइए। Na पॉजिटिव कैसे बना होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसमें कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 पॉजिटिव में आइए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इसके पास भी बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यानी ये सारी चीज़ें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हैं, और जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हैं तो इनमें हम ये वाला रूल लगा देंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज कम। अब एटॉमिक नंबर ज़रा आप लिख लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? Z, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, सोडियम का आपका होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, यानी आपका सबसे कम एटॉमिक नंबर जिसका होगा, सबसे कम एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का साइज सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ साइज या आयोनिक रेडियस एक ही बात है, चाहे साइज बोलें या आयोनिक रेडियस बोलें एक ही बात है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस दोनों एक ही चीज़ है। कई बुक्स में एटॉमिक साइज बोलते हैं, कई बुक्स में एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो ये N3 माइनस सबसे ज़्यादा रेडियस होगा। उसके बाद कौन कम है? ऑक्सीजन, तो ये O2 माइनस। 8 के बाद कौन आया? 9, यानी उससे कम साइज होगा आपका F माइनस का। उससे कम आपका 9 के बाद आएगा आपका 10 नहीं 11 पे आइए। 11 एटॉमिक नंबर सोडियम पॉजिटिव। उसके बाद मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो ये आ गया इनका साइज का ऑर्डर। तो देखिए कैसे हंसते खेलते आपने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन कई बार कई फॉर्म में, कई बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आया है जेईई मेंस में, कई बार केवल सोडियम और मैग्नीशियम और फ्लोरीन आया है आपका एडवांस में, कई बार यही प्रॉब्लम नीट में आ चुकी है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी करेंगे मेरे साथ। तो तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, ज़्यादा मत कस लेना, ठीक है? थोड़ा ढीली भी रखो। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डिफरेंट कैटायंस आपको दे दिए जाएंगे, तो साइज ऑफ कैटायन अगर आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है? साइज ऑफ कैटायन। तो उसके लिए कैटायन के केस में साइज ऑफ कैटायन के लिए आपका रूल रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक? तो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि ये Fe पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, इनको साइज के ऑर्डर में हमको लगाना है, चाहे इंक्रीजिंग में लगाइए चाहे डिक्रीजिंग में लगाइए। तो रूल हमारा क्या है? साइज ऑफ कैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इसका भी रेशनल आप लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई कैटायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, तो साइज में कमी आएगी, यानी जितना ज़्यादा चार्ज उतना कम साइज। तो ये रूल वहाँ से बन गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट जब आप क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इतना लॉजिक लगा के आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो इस तरह का छोटा छोटा ट्रिक आप बनाते चलिए अपने नोट्स में कि कैटायन के साइज पर पूछेगा तो हमारे लिए थंब रूल है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब चार्ज जिसका ज़्यादा उसका साइज कम, तो Fe3 पॉजिटिव लेस दैन Fe2 पॉजिटिव लेस दैन Fe पॉजिटिव। ठीक, तो ये आर्डर इस तरह से आपने निकाल लिया और आपने एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वहीं अगर अब कैटायन का हो गया, अगर साइज ऑफ एनायन के बारे में बात करें तो एनायन भाई कैसे बनता है? एनायन है निगेटिवली चार्ज आयन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनता है। जब एनायन बनता है तो उसका साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से बढ़ जाता है। तो ये केस कैटायन के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर रूल भी कैटायन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सपोज जैसे हमको कह दिया जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, C2 माइनस कामा C3 माइनस कामा C4 माइनस, साइज के ऑर्डर में लगाइए इनको। तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा, यानी C4 माइनस इज़ ग्रेटर दैन C3 माइनस इज़ ग्रेटर दैन C2 माइनस। देखिए मेंस के सवाल को आपने सॉल्व कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये फर्स्ट वीडियो है एटॉमिक रेडियस पर, अभी एक वीडियो मैं और डालूँगा, क्योंकि अभी मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड रहता है एटॉमिक रेडियस का वो आपके साथ डिस्कस करना है। उसकी वीडियो अगली आएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, जितना भी मुझे ज्ञान है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक मेरा मिशन है कि मैं गरीब से गरीब बच्चे तक पहुँच पाऊँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको केमिस्ट्री समझा पाऊँ। बट मेरे इस मिशन में टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब शेयर कीजिए। यही मेरी फ़ीस है आपसे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस आप मेहनत करते रहें, अपना सिलेक्शन लीजिए, अपनी सीट लॉक कीजिए आने वाले 2 साल में। थैंक यू वेरी मच।